नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। विधानसभा चुनाव 2014 में आपका स्वागत है। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव का मुकाबला अब साफ हो गया है। मुख्यमंत्री, मंत्री, पार्टी के नेता और प्रवक्ता चाहे जो कहे, अब जनता के मूड से ही चुनावी माहौल को बूझने का वक्त है। नेताओं और पार्टियों ने जो चाहा था वह नहीं हुआ और दोनों ही राज्यों में बहुकोणीय लड़ाई है। समझने वाली बात यह है कि बहुकोणीय मुकाबले में मुख्य पार्टी किसे माने? जवाब भाजपा का है। लोकसभा चुनाव के वक्त भाजपा नंबर 1 पार्टी थी। नरेंद्र मोदी की आंधी थी। दोनों राज्यों में भाजपा के वोटों का रिकॉर्ड बना, उसे रिकॉर्ड सीटें मिली। उसी आधार पर भाजपा नरेंद्र मोदी को ही आगे करके चुनाव लड़ेगी। नरेंद्र मोदी अपने नाम पर वोट मांगेंगे। बाकी तमाम पार्टियां यह कहने वाली है कि नरेंद्र मोदी कोई मुख्यमंत्री बनकर नहीं आएंगे, इसलिए लड़ाई भाजपा बनाम गैर भाजपाई राजनीति की है। भाजपा के खिलाफ उसकी विरोधी पार्टियां क्योंकि एकजुट नहीं है, इस नाते भाजपा विरोधी वोट बुरी तरह बटेंगे। क्या नहीं, आज इस पर चर्चा है, पर यह चर्चा बाद में होगी। उससे पहले कुछ चुनावी कानाफूसी देखी सुनी जाए। भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया तो कांग्रेस ने भी स्थानीय नेताओं व मुद्दों के साथ साथ मोदी को निशाना बनाने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने 12 पन्नों की एक पुस्तिका निकाली है जिसमें मोदी सरकार के 100 दिन पर निशाना साधा गया है। कांग्रेस ने इसे वादा खिलाफी के 100 दिन करार दिया है। इसमें महंगाई कम नहीं होने, काला धन वापस नहीं आने, आपराधिक छवि के लोगों के केंद्र में मंत्री बने रहने और सीमा पर हमले जैसे मुद्दे उठाए गए हैं। यह पुस्तिका हरियाणा और महाराष्ट्र के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने तैयार कराई है, लेकिन इसे लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। कांग्रेस के कई नेताओं को लग रहा है कि इसका नुकसान हो सकता है। उन्हें लग रहा है कि अभी नरेंद्र मोदी का जादू चल रहा है और उनको निशाना बनाने का उल्टा ही असर होगा। इसके मुकाबले प्रदेश के कमजोर नेताओं का मुद्दा बनाया जाए और कांग्रेस अपने मुख्यमंत्रियों के कामकाज की बात करे तो उसका ज्यादा फायदा होगा। भाजपा के नेता भी इस बात से खुश हैं कि कांग्रेस मोदी पर हमला कर रही है। गुजरात के कई चुनाव में और लोकसभा चुनाव में भी मोदी पर हमले से कांग्रेस को नुकसान ही हुआ है। शिवसेना के साथ गठबंधन खत्म होते ही महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की संख्या बढ़ने लगी है। हालांकि पार्टी किसी को प्रोजेक्ट नहीं कर रही है, लेकिन तमाम नेताओं के करीबी उनको बतौर मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने लगे हैं। चुनावी रैलियों में और सोशल मीडिया में कई नेता मुख्यमंत्री पद के दावेदार बताए जा रहे हैं। शिवसेना के साथ तालमेल को लेकर हुई कई दौर की बातचीत में 3 नेताओं के नाम प्रमुखता से उभरे। प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस, विधानसभा में विधायक दल के नेता एकनाथ खड़से और विधान परिषद में विधायक दल के नेता विनोद तावड़े सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। इन तीनों नेताओं के समर्थक इन्हें सीएम का दावेदार मान रहे हैं। पार्ली से चुनाव लड़ रही पंकजा मुंडे ने भी अपनी पोजीशनिंग मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर की है, इसलिए उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ने की बजाय विधानसभा में ही रहने का फैसला किया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुधीर मुंगटीवार भी सीएम के दावेदार बताए जा रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि प्रदेश में पार्टी के सबसे बड़े नेता नितिन गडकरी हैं और अंत में सहमति बनाने के लिए पार्टी उनको भेज सकती है। हालांकि कई नेताओं का कहना है कि ये इस बात पर निर्भर करेगा कि भाजपा को कितनी सीटें आती हैं और सरकार बनाने के लिए किस किस्म के गठबंधन की जरूरत होती है। महाराष्ट्र की तरह हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी के आधा दर्जन से ज्यादा सीएम दावेदार हो गए हैं। बाहर से आए 2 नेताओं चौधरी वीरेंद्र सिंह और राव इंद्रजीत सिंह ने कमर कसी है। इन दोनों की मर्जी से बहुत ज्यादा टिकट तो नहीं दिए गए हैं, लेकिन अपने अपने इलाके में दोनों ने मेहनत शुरू कर दी है। अहिरवाल के इलाके में इंद्रजीत सिंह और जाट बहुल जिंद में वीरेंद्र सिंह पूरा जोर लगा रहे हैं। इन इलाकों से भाजपा को मिलने वाली टिकट पर दोनों की सीएम की दावेदारी मजबूत या कमजोर होगी। इनके अलावा हरियाणा में बरसों तक भाजपा के इकलौता जाट चेहरा रहे कैप्टन अभिमन्यु के समर्थक भी उनको मुख्यमंत्री का दावेदार बताकर वोट मांग रहे हैं। पार्टी के पुराने नेता मनोहर लाल खट्टर अपनी सीट पर मुश्किल लड़ाई में उलझे हैं, लेकिन उनके समर्थक भी इस आधार पर वोट मांग रहे हैं कि अगर खट्टर जीते तो मुख्यमंत्री होंगे। फरीदाबाद के इलाके में कृष्णपाल गुर्जर ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने के लिए दम लगा रहे हैं ताकि चुनाव बाद उनकी भी दावेदारी मजबूत हो सके। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा स्वाभाविक दावेदार माने जा रहे हैं। वे अपना 9वां चुनाव लड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वे अपने कई करीबियों को टिकट दिलाने में कामयाब रहे हैं और उनकी जीत के लिए काम कर रहे हैं। डार्क हॉर्स के तौर पर सुषमा स्वराज का नाम भी लिया जा रहा है। अब विधानसभा चुनाव का माहौल बनाने व बताने वाली इन सुर्खियों पर गौर करें।
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे को ऐसा लग रहा है कि भाजपा से मोह भंग हो गया है। उन्होंने भाजपा पर हमले तेज कर दिए हैं। राज ठाकरे ने भाजपा पर आरोप लगाया कि उसने शिवसेना को धोखा दिया है। हालांकि भाजपा के जानकार सूत्रों का कहना है कि राज से पार्टी के संबंध अच्छे हैं और वे शिवसेना के प्रति मराठी मानुष की सहानुभूति को देखकर ही उसके समर्थन में बयान दे रहे हैं, ताकि उस वोट में सेंध लगा सकें। यानी शिवसेना से करीबी दिखाकर राज ठाकरे उसका वोट काटना चाहते हैं। भाजपा और शिवसेना का तालमेल खत्म होने में शरद पवार की क्या भूमिका थी? शरद पवार की पार्टी के लोग किसी भी भूमिका से इनकार कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के साथ जुड़ी छोटी पार्टियों के ही नेताओं ने कहा है कि पवार की नरेंद्र मोदी से करीबी है और पवार ने ही तालमेल होने में अड़ंगा डाला। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के नेता राजू शेट्टी ने अड़ंगा डालने का आरोप लगाया, तो राष्ट्रीय समाज पक्ष के नेता ने कहा कि पवार के कहने पर नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में बारामती की रैली रद्द की थी। हरियाणा जन चेतना पार्टी के नेता विनोद शर्मा ने ब्राह्मण वोट हासिल करने का दांव चला है। उन्होंने अपने 19 में से 6 उम्मीदवार ब्राह्मण खड़े किए हैं। विनोद शर्मा खुद अंबाला सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने अपनी पत्नी शक्ति रानी शर्मा को कालका सीट से खड़ा किया है। विनोद शर्मा ने इस राजनीति के तहत प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे पंडित भगवत दयाल शर्मा की बहू विनय शर्मा को यमुनानगर सीट से उम्मीदवार बनाया है। उनकी राजनीति कम से कम 3 सीटें जीतने की है। हरियाणा में नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख गुजर जाने के बाद भी दल बदल नहीं थम रहा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री एससी चौधरी ने पार्टी छोड़ दी है। अब वे इनेलो में चले गए हैं। कांग्रेस की एक और विधायक शारदा राठौर भी अपने लिए नई ठौर देख रही हैं। हरियाणा जनहित कांग्रेस के प्रदेश सचिव मदन लाल दुआ पार्टी छोड़ गए हैं। महेंद्रगढ़ में महिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने भाजपा का दामन थाम लिया है। ज्यादातर नेता हजका कांग्रेस छोड़कर भाजपा या इनेलो की ओर जा रहे हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में नरेंद्र मोदी की रैलियों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले कहा जा रहा था कि मोदी हरियाणा में 8 रैली करेंगे, लेकिन अब खबर है कि वे 10 रैलियां कर सकते हैं। इसी तरह बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में 20 या उससे ज्यादा रैली भी कर सकते हैं। एक दिन में 3 या 4 रैलियों की योजना बन रही है। बताया जा रहा है कि 5-6 दिन के दौरे में मोदी महाराष्ट्र के लिए 20 रैलियां कर सकते हैं। अब एक ब्रेक है, उसके बाद चुनावी हिसाब किताब की गणित होगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हरियाणा में कांग्रेस, चौटाला की लोकदल पार्टी और हजका व बसपा आदि पार्टियां आपस में एक दूसरे के वोट काटेगी या भाजपा से उसके लोकसभा वोट छीनेगी, इसी सवाल पर चुनाव नतीजे आने हैं। दरअसल भाजपा ने हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों में अलायंस तोड़कर अपना साथी गंवाया है, लेकिन उसे मोदी की अपील पर असर होता नहीं लगता है। इन विधानसभा चुनावों में मुकाबला अंततः नरेंद्र मोदी बनाम बाकी पार्टियों का बनना है। बहुकोणीय मुकाबले का फायदा या तो भाजपा को होगा या उस पार्टी को जिसका ठोस पक्का जातीय वोट है। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें चुनावी गणित का यह हिसाब। महाराष्ट्र और हरियाणा में कोई महागठबंधन नहीं बना। उल्टे जो गठबंधन 1.5 और 2.5 दशक से चल रहे थे वे भी खत्म हो गए। जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन खत्म हो चुका है। झारखंड में जरूर एक महागठबंधन है, लेकिन भाजपा अकेले लड़ रही है और उसके अलावा भी कई क्षेत्रीय पार्टियां इधर उधर अपना भविष्य तलाश रही हैं। सो एक तरफ लोकसभा चुनाव नतीजों से उत्साह में आई भाजपा है, तो दूसरी ओर से मजबूरी में अकेले पड़ती जा रही कांग्रेस है और उनके बीच प्रदेशों के क्षत्रपों को अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने की मजबूरी है। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों से इस बात की परीक्षा होगी कि राज्यों में मतदाता का क्या मिजाज रहता है। वे लोकसभा की तरह किसी एक पार्टी को बहुमत के पास पहुंचाते हैं या क्षत्रपों की राजनीति कायम रखते हैं। महाराष्ट्र में 4 छोटी पार्टियों ने अपना वजूद बचाने के लिए भाजपा से तालमेल कर लिया है। राजू शेट्टी और रामदास अठावले जैसे नेता भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अब शिवसेना, मनसे, एनसीपी जैसी पार्टियां अकेले लड़ रही हैं। इन तीनों पार्टियों का प्रदेश के खास मतदाता समूह और खास इलाकों में असर है। अस्मिता और क्षेत्रवाद की राजनीति के जरिए ये पार्टियां अपना असर बनाए रख पाती हैं या नहीं, इसकी परीक्षा होनी है। भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए भी ये चुनाव बेहद अहम है। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की कोशिश आमने सामने का मुकाबला बनाने की है। अगर ये दोनों इसमें कामयाब रहे तो भारतीय राजनीति में एक बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती है। हरियाणा में स्थिति ज्यादा उलझी हुई है। भाजपा कभी भी हरियाणा में बड़ी ताकत नहीं रही है। वह हमेशा किसी क्षेत्रीय पार्टी के साथ मिलकर लड़ने पर ही अच्छा कर पाई है।
लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद उसने हरियाणा जनहित कांग्रेस के साथ तालमेल खत्म कर लिया। अब भाजपा अकेले लड़ रही है, जबकि हजका ने विनोद शर्मा की हरियाणा जनचेतना पार्टी के साथ तालमेल किया है। हरियाणा में भाजपा और कांग्रेस आमने सामने का मुकाबला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह आसान नहीं दिख रहा है। प्रदेश में विधायकों की संख्या के लिहाज से दूसरे नंबर की पार्टी ओम प्रकाश चौटाला की इंडियन नेशनल लोकदल है। इसका असर हरियाणा के ज्यादातर इलाकों में है। इनेलो के बाद हजका का असर हिसार और उसके आसपास के इलाकों में और गैर जाट वोटों के बीच है। इसी तरह विनोद शर्मा अंबाला के आसपास की सीटों पर मजबूती से राजनीति कर रहे हैं, तो गोपाल कांडा सिरसा के अपने मजबूत गढ़ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सो मुकाबला बहुकोणीय बना है। हरियाणा में हमेशा इसी तरह की लड़ाई रही है। लोकसभा के बाद नई ताकत हासिल करने वाली भाजपा इसे कितना बदल पाती है, यह देखने की बात होगी। अब इसी मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार सत्येंद्र रंजन से बात करते हैं। साथ में मेरे सहयोगी अजीत द्विवेदी भी है। सत्येंद्र, हरियाणा और महाराष्ट्र में जो बहुकोणीय मुकाबले वाली स्थिति बनी है, इससे किसको फायदा और किसको नुकसान होता हुआ ज्यादा लगता है? फायदा और नुकसान के लिए अभी से इस पॉइंट ऑफ टाइम में अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन मेरी एक समझ है कि पिछले जो साल गुजरे हैं उसमें मतदाता किसको वोट देना है इसके बारे में उसकी एक अपनी समझ बनती गई है। उत्तर प्रदेश इसकी मिसाल है कि पिछले 2 चुनावों से बहुकोणीय मुकाबलों के बावजूद वहाँ स्पष्ट बहुमत मिला है पार्टियों को। यही बात इस लोकसभा के चुनाव में हुआ। ऐसा काफ़ी एक फ्रैक्चर्ड मुकाबला था, लेकिन लोकसभा में बीजेपी को एक पूरी बहुमत के साथ वो सरकार बनाने में सफल रही। उसके बाद से एक ट्रेंड ये देखने को मिला है कि जो एंटी बीजेपी वोट है उसने अपना पोलराइजेशन के लिए वो खुद किसे वोट देना है उसने पिछले उपचुनावों में वो चुनता हुआ दिखा है। उत्तराखंड से लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हर जगह इसकी मिसाल देखने को मिली है। यह चीज़ महाराष्ट्र में और हरियाणा में दोनों जगह हो सकता है, और उस स्थिति में कांग्रेस के लिए एक अवसर हो सकता है उसके भीतर कि अगर उसे जो एंटी बीजेपी वोटर है उसको अपनी पसंद चुनता है। मतलब ये कि उत्तर प्रदेश के और बिहार के उस नतीजों से ये कि एक तरफा, मतलब एक साफ बहुमत किसी को मिलना चाहिए, और साफ भले घिचपिच कितनी ही हो पार्टी की बहुकोणीय हो, लेकिन जनादेश एक तरफा एक उस पे आने की संभावना है। 21वीं सदी का ट्रेंड यही है। 21वीं सदी यानी 1990 के दशक में जो पॉलिटी थी फ्रेगमेंट होती हुई, जिसमें अलग त्रिशंकु जो आया करता था वो नहीं आता था। इस सदी में आकर मतदाताओं में ये एक चीज देखने को मिला है कि वो विभिन्न विकल्पों के बीच में से वो एक विकल्प को चुनता है, और वो एक अस्थायी या ज्यादा मतलब मजबूत सरकार की तरफ वो बना है। ये हर जगह देखने को मिला है। अजीत, ये क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह एक तमाम बहुदलीय मुकाबले के बावजूद एक साफ जनादेश आया था विधानसभाओं के स्तर पर, क्या महाराष्ट्र और हरियाणा में भी ऐसा होता लगता है, या त्रिशंकु, या इसका कोई पोलराइज वोटों का हो पाएगा? नहीं, वैसा हो सकता है जैसा उत्तर प्रदेश में हुआ या जैसा उपचुनाव में देखने को मिला। दोनों में से कुछ भी, दोनों संभव, दोनों एक ही ट्रेंड है। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में जो हुआ वहाँ बसपा की सरकार थी और सपा को पूर्ण बहुमत मिला, तो एक स्पष्ट विकल्प वहाँ सपा थी। कांग्रेस और बीजेपी थे दोनों, लेकिन दोनों हाशिए की पार्टी थे। दोनों आप देखें, कांग्रेस अलायंस के बावजूद 28 सीटों पर रह गई और बीजेपी 45 सीटों पर रही। तो विकल्प वहाँ था कि बसपा का विकल्प सपा है। उस तरह से अगर जो देखें हम कि हरियाणा में विकल्प है, अगर कोई जो पार्टी अभी सत्तारूढ़ है कांग्रेस, उसका विकल्प कौन है? उस नाते दूसरे नंबर की पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल। नहीं, मतलब ये कि वो एंटी इनकम्बेंसी के आधार पर फैसला होगा फिर? नहीं, उसका विकल्प कौन है? जो अभी सत्ता में है उसका विकल्प किसको चुनते हैं लोग विकल्प के नाते? जो नंबर 2 की पार्टी रही है, ये पहले भी रही है या अभी भी है, उसको चुनते हैं? या लोकसभा चुनावों से एक जो ट्रेंड निकला है कि बीजेपी सब जगह, खासकर इन दोनों राज्यों में बहुत मजबूत हुई है, उसको चुनते हैं लोग। जो सत्ता में है उसका विकल्प लोग किसको चुनते हैं? मतलब सत्येंद्र, क्या ये संभव है कि मतदाता दोनों जगह, क्योंकि हरियाणा और महाराष्ट्र में पहले बीजेपी विकल्प नहीं थी, पहले कभी सत्ता में नहीं आई, क्या संभव है कि बीजेपी की तरफ ही बतौर विकल्प एंटी एस्टेब्लिशमेंट कांग्रेस की सरकार के खिलाफ चुन लें? हरियाणा में तो ये संभावना काफ़ी मजबूत हो सकती है। महाराष्ट्र में बिल्कुल नई परिस्थिति बन गई है। वहाँ एक इशू यह है कि जो मराठी मानुस और हिंदुत्व का वोटर एक जगह था पिछले 25 सालों से, अब वो दोनों अलग हो गया। अगर पहले से देखा जाए, शिवसेना का जो अस्तित्व में आना है वो गुजराती व्यापारियों के खिलाफ एक तरह से भावना के तहत बना था, जो बाल ठाकरे ने वही आंदोलन चालू किया बनाया था। तो आज ये अगर उद्धव ठाकरे मैसेज देने में सफल रहते हैं कि फिर से गुजरातियों ने मराठियों का अपमान किया है, तो उसमें मराठी मानुस की भावना अगर उभरती है
तो एक हो सकता है कि उनकी एक सब्सटेंशियल उनको सफलता नहीं नहीं उसके नहीं, लेकिन भीतर फिर मिले। उसमें कांग्रेस और एनसीपी का वोट, जो गैर हिंदुत्व वाले, वो वोट, उस वोट का क्या रोल रहेगा? वो वोट किधर जाएगा फिर? इस- मतलब जो- पोलराइज अगर होगा किसी भावनात्मक इश्यू पे होगा या जमीनी, क्योंकि विधानसभा चुनाव जमीनी उस पे बहुत ज्यादा मुकाबला होता है नहीं, खड़ा। मेरा ये कहना ये था कि जो बीजेपी की संभावनाएं तभी हो सकती हैं जब वो मराठी मानुस के वोट को भी शिवसेना से हटकर उसकी पर तरफ वो चला नहीं, जाए। पर वो विकास और नरेंद्र मोदी के मुद्दे के ऊपर नहीं बन सकती उसमें संभावना। विकास और का जो मुद्दा था वो अब इस विधानसभा चुनाव में, जबकि वहाँ कोई उनका फेस सामने नहीं है, तो वो कितना चलेगा कहना बहुत मुश्किल है। वो मुद्दे उपचुनावों में चलते हुए नहीं दिखे। वो एक बार नरेंद्र मोदी को समर्थन मिला, वो भी एक 31% लोगों ने वोट दिया अगर कुल मिलाकर देखा जाए उनको। क्योंकि स्थिति ऐसी है कि 31% पे भी उनको पूर्ण बहुमत मिला, और ऐसा यूपी में भी हुआ जब 30% वोट लाकर पार्टियां जीतती रहीं। लेकिन वो सवाल यह है कि महाराष्ट्र में जो परसेंटेज ऑफ वोट उनको 27% बीजेपी को मिला था, उस 27% में शिवसेना का वोट भी शामिल था। तो क्या वो शिवसेना के वोट को अपने साथ बीजेपी रखने में सफल होती है या वो डिवाइड होता है? इस पर बीजेपी की संभावना यही तो सवाल है कि एक तरफ दोनों एलायंस जब बिखर गए और दोनों एलायंस के वोट भी बिखर गए, तो फिर वो उत्तर प्रदेश की तरह एक तरफा या एक बहुमत वाला साफ जनादेश आए, ये मुश्किल नहीं होता लगता? या तो फिर त्रिशंकु आएगा पूरी तरह? त्रिशंकु हो सकता है, लेकिन अगर मतदाताओं में वैसा ही पोलराइजेशन होता है जैसा कि पहले होता दिखा है, तो एक स्पष्ट नहीं तो काफी एक मतलब एक ऐसी पार्टी उभर सकती है जो बहुत आगे हो, उसके पास आ जाए, बहुमत के पास आ जाए और वो दूसरे दलों के सहयोग से वो सरकार बना सकती है। सत्येंद्र, अब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बातचीत जारी। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। 4 महीने पहले देश में गठबंधन राजनीति का बोलबाला था, वह अब बुरी तरह खत्म है। चुनाव में एनडीए और यूपीए अलायंस बिखरे हुए हैं। जाहिर है हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों में इस दफा न केवल कांटे की लड़ाई होगी, बल्कि कई पार्टियों के लिए अस्तित्व बचाने का यह मुकाबला है। बहुकोणीय मुकाबला त्रिशंकु जनादेश दे सकता है, तो छोटी पार्टियों में ताकत भी लौटा सकता है। क्या इसके आसार है या एक तरफा फैसला होगा? इसी पर अब आगे और बात करते हैं। सत्येंद्र, बहुकोणीय मुकाबले में जहां 4-4, 5-5 पार्टियां पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही हो, उस बहुकोणीय मुकाबले में क्या एक दल को, जो कि सबसे बड़ा जो धुरी के अंदाज में, जिसके पास 18-20% या 25% का वोट बैंक पक्का हो, उसको अपने आप में फायदा नहीं होता हुआ लगता है? तो होता ही है। जिसके पास, अगर सपा और बसपा को यूपी में फायदा मिला इसीलिए कि उनके पास अपना जातीय वोट बैंक था, उस नाते बीजेपी को हरियाणा और महाराष्ट्र में फायदा होता हुआ नहीं लगता है कि सारी विरोधी ताकतें उसकी जो है वो बढ़ गई है? इन दोनों राज्यों में बीजेपी का जो ठोस वोट बैंक है, ये सिद्ध होना है। क्योंकि अगर पिछले चुनावों तक तो हरियाणा में कम से कम नहीं था, और महाराष्ट्र में जो था वो शिवसेना के साथ में था। ये लोकसभा चुनाव की में भी लागू होता है? ये बात लोकसभा चुनाव में भी लागू होता है। उसके बाद हरियाणा में उनका एक सहयोगी चला गया जो जनहित कांग्रेस है, हालांकि वो छोटा सहयोगी था, और महाराष्ट्र में उनका बड़ा सहयोगी चला गया। अब इस परिस्थिति में क्या वो मतदाता बीजेपी को चुनते हैं या वो बीजेपी के मतदाता शिवसेना को चुन लेते हैं, यह संभावना भी खुली हुई है। तो अब उसके बाद, इसलिए चूंकि एक नई परिस्थिति में ये चुनाव हो रहा है, तो अनुमान लगाना कुछ ज्यादा कठिन है। अजीत, क्या लगता है, क्या अपोजिशन यूनिटी का इंडेक्स अगर बिल्कुल जीरो है भाजपा के खिलाफ, तो उसको जैसे पहले कांग्रेस को फायदा हुआ करता था वैसे होने की संभावना नहीं है बीजेपी को? हाँ, नहीं, उसकी दोनों संभावना, चूंकि बीजेपी अगर एक स्ट्रेटेजी से चुनाव लड़ रही है और एक खास रणनीति के तहत उसने अलायंस तोड़ा है महाराष्ट्र में भी और हरियाणा में भी, तो जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनकी भी एक रणनीति है जो अभी बहुत साफ दिख रही है। हम लोग अगर नहीं, पर उस अपोजिशन में साफ, मतलब जो बाकी पार्टियों की रणनीति क्या दिखाई देती है? वही मैं बता रहा हूं कि वो रणनीति, जैसे आप देखें कि जो कई बार ऐसा होता है कि जब वोट बंटते हैं तो सत्तारूढ़ दल को फायदा भी हो सकता है। जैसे पंजाब में हुआ कि वो एक मनप्रीत बादल की एक पार्टी बन गई और उसने वो जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट था उसको ले लिया वो, और फिर जो सत्ता में थे वापस आ गए। तो ये कहा जा रहा है, और इसके बहुत स्पष्ट संकेत आप देखेंगे तो दिख जाएगा कि हरियाणा में जो गोपाल कांडा की पार्टी हो या कुलदीप बिश्नोई और विनोद शर्मा की पार्टी हो, ये एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खड़ा किया हुआ फ्रंट है। आप टिकट डिस्ट्रीब्यूशन देखें, विनोद शर्मा ने 19 में से 7-6 ब्राह्मण खड़े किए हैं, उनके ज्यादातर नॉन जाट कैंडिडेट हैं। तो वो जो नॉन जाट पॉलिटिक्स करने वाली पार्टी है, जो वोट है बीजेपी का, उसको स्प्लिट करेंगे। गोपाल कांडा भी वही काम करेंगे जो कुलदीप बिश्नोई करेंगे या जो विनोद शर्मा करेंगे। तो
एक तरह से एंटी एस्टेब्लिशमेंट अगर वो खत्म होता है, जो वोट है उसका वो बटेगा, तो उसका नुकसान बीजेपी को होगा। सेम यही चीज महाराष्ट्र में भी हो सकती है। महाराष्ट्र में जो स्प्लिट हुआ है कांग्रेस और एनसीपी का, अभी भी एक संभावना है कि दोनों साथ आ सकते हैं। कई जगह म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में दोनों साथ है। वहां भी उनका ये एक स्ट्रेटजी है कि जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट है वो तो एक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल ही खत्म हो गया वहां, क्योंकि वो गालियां दे रहे हैं एनसीपी वाले कांग्रेस को, कांग्रेस वाले उसको, तो वो एक माहौल खत्म किया है। मतलब ये कि जो कुछ इस बहुकोणीय मुकाबले के पीछे भी छोटी पार्टियां और बाकी पार्टियों की अपनी एक रणनीति है जो भाजपा की को सोचकर बनाई गई है। बिल्कुल, और वो रणनीति कांग्रेस की बनाई हुई ज्यादा लगती है कि कांग्रेस वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट को एक तरफा जाने दे। अगर उसका विकल्प कांग्रेस को दिख रहा है कि बीजेपी हमारा विकल्प हो सकती है, तो वो वोट बीजेपी को न जाए, कहीं और चले जाए और फिर बराबरी का मुकाबला हो जाए, वो बनाने की कोशिश कांग्रेस ने की है। सत्येंद्र, क्या लगता है ये जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो कांग्रेस के खिलाफ जो वोट की जो संभावना थी, वो इस तरह क्या बटकर वो बहुत ही अलग तरह का माहौल राजनीति जो कह रहे हैं उनकी बात में काफ़ी दम है। और दूसरी बात में जो एक है कि 16 मई को जो एंटी बीजेपी या एंटी मोदी जो तबके थे उसको वो आहत हुए, उनको बहुत ही ज़बरदस्त झटका लगा। उसके बाद उनमें एक तरह का खास पोलराइजेशन देखने को मिला है उपचुनावों में। अन्यथा राजस्थान में 4 महीने के भीतर जो बदलाव देखने को मिला उसका कोई और लॉजिक नहीं होता है, और उत्तराखंड में तो 2 महीने के अंदर देखने को मिला। तो ये फैक्टर अगर है, मतलब ये कि जो घोर विरोधी वोट है वो सचमुच में वोट डालने जाएगा, वोट डालेगा, उसका हराने का इरादा है, जबकि मोदी समर्थक जो वोट है वो घर बैठ सकता है। अब घर बैठेगा या नहीं ये बात कहना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो विरोधी वोट है उसके भीतर कहीं ना कहीं एक ये भावना आई है कि हमारे बिखराव किया, जिस वजह से भी हमारा जो एक आइडियोलॉजिकल अपोजिशन था उसको इतनी भारी जीत मिली। तो अब उसको कंटेन करने के लिए नहीं, पर अगर कंटेन करना था तो फिर इनमें यूनिटी क्यों नहीं होनी चाहिए थी? फिर बुनियादी सवाल ये आता है कि फिर इतना बिखर कर कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, एनसीपी और ये तमाम पार्टियां इकट्ठी क्यों नहीं होनी चाहिए? पार्टियों के भीतर नहीं है, लेकिन मतदाताओं के स्तर पर है। ये मतदाताओं के स्तर पर सोच है। मतदाताओं के स्तर पर सोच है। जैसा उत्तराखंड में दिखा, वो बहुत ही असामान्य नतीजे थे, जो 3 नतीजे थे, क्योंकि वो अभी 1-2 महीने के अंदर वहाँ चुनाव हुआ। वो जरूर ऐसा जमीनी स्तर पे हुआ होगा कि जो बसपा और सपा के भी समर्थक थे उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया, अन्यथा वो नतीजे नहीं आ सकते थे। तो यह चीज, ये फैक्टर महाराष्ट्र और हरियाणा में भी अगर काम करता है। मतलब बुनियादी तौर पर अभी भी भले बहुकोणीय मुकाबला हो, लेकिन वोटों का एक ध्रुवीकरण होगा, ये संभावना बनती मुझे है। ऐसा लगता है। और इसमें कांग्रेस, महाराष्ट्र में कांग्रेस और बीजेपी मुख्य इसीलिए ताकत हो सकती है जिनमें मुकाबला, इनमें 2 में ही मुकाबला होगा, भले बहुकोण में, लेकिन मुकाबले फिर भी 1-2 ही दलों के बीच में होगा। ऐसा लगता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा संभावना है। सत्येंद्र, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय।